So give me 1 or 2 day time. If it is not early, so I will answer your query after 2 or 3 days after completing this workshop. Okay. So we will start. I think someone speaker is on. Okay. Okay. Today's session is on multiple response analysis. What is multiple response? As I told you, if you want to, if you have a option to write down the attributes while choosing a car or while choosing a restaurant or while choosing a college or a school or a particular course, and nowadays you have seen so many workshops are going on, and if you want to choose a workshop, how which workshop I should join. So for that purpose, while choosing a workshop, you have seen some of the attributes like course content kaisa hai, that is how what is the qualification of resource Ma'am, person. we are unable to hear you. Why? I'm not audible. Ma'am, you are Audible, audible. ma'am. You please check your connection who is unable to hear. It's audible, ma'am. Okay, I'm audible now. Okay, so we have to see. Okay, so in that case, in this slide, I have written name the important attributes while choosing a car. Okay, so determine the most frequent attributes quoted while choosing a car. It may be, इसमें after receiving all the questionnaire back from the field, before analyzing the information, steps to do. लुक एट द रिस्पॉन्सिंग इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको कल मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाई थी, उसमें आपको याद होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि आर यू यूजिंग एच आर प्रैक्टिसेस फॉर द फॉलोइंग, उसमें प्लीज टिक द फॉलोइंग, उसमें वर्कर्स भी था, सुपरवाइजर भी था, मैनेजर लेवल भी था, ऑल ऑफ द अबव भी था। तो आपने क्वेश्चनर भेज दी, लोगों ने उनको टिक कर दिया, ठीक है। उस केस में ये एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बिकॉज यू हैव गिवन देम चॉइस नॉट टू चूज ओनली सिंगल रिस्पॉन्स, दे कैन गिव एज मेनी एज रिस्पॉन्स दे वांट टू गिव। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, लुक एट द रिस्पॉन्सेज टू द ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन। कितने मैक्सिमम, आपने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 तो वही हो जाएंगे 1 2 3 4, मे बी मैं फर्स्ट और सेकंड को चूज कर लूँ, कोई बंदा हो सकता है कि जो सेकंड और थर्ड को चूज करे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम मेक ए लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज, प्रिपेयर द क्वेश्चंस, अलॉट कोड्स टू रिस्पॉन्सेज, सी लाइक दिस। जैसे मैंने अभी पूछा कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यू सी व्हाइल परचेजिंग ए कार, टिक मोर देन वन ऑल्सो। तो मैंने 5 6 तक तो ये मैंने दे रखे थे सिंगल सिंगल, माइलेज, स्टेट ऑफ द इंटीरियर, व्हीकल हिस्ट्री, काइंड ऑफ कार, कलर ऑफ कार, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद इन 6 के बाद क्योंकि मैंने कहा था मोर देन वन ऑल्सो, तो समवन हैज टिक माइलेज एंड कलर ऑफ द कार, द अदर पर्सन हैज टिक this thing, interior and history of and the year of the manufacturing. So he has given, he has choose 3 points. So in that case, what will be the how we can code them, like for up to 6 we assign 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दैट जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन आता जाएगा
और आपकी लिस्ट में पहले से नहीं है, उसको आप एक नया कोड दे दीजिए। जैसे माइलेज एंड कलर आया, आपने 7 दे दिया। इंटीरियर हिस्ट्री एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आया, आपने 8 दे दिया। मान लीजिए नेक्स्ट कह देता है काइंड ऑफ कार, कौन सी कार है, और कलर, इसको मैं देना चाहता हूँ, तो अगेन उसको 9 देंगे। तो यू कैन सी हाउ मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यू हैव टू मेक एंड असाइन every time a new or unique code to them, क्योंकि for analysis purpose we must have uniqueness in the data। कोई भी डेटा अगर सिमिलर होगा तो देयर इज इनएक्यूरेसी इन योर रिजल्ट्स। ओके, तो उस केस में इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का बेस्ट वे क्या है कि आप हर एट्रीब्यूट को ट्रीट देम एज अ सिंगल क्वेश्चन। और माइलेज के लिए, माइलेज अगर मेरे को प्रेफरेंस मेरी होगी या नहीं होगी, तो दो ही ऑप्शन हो सकती हैं, यस और नो। इसमें कोई मिडल वे नहीं है, मुझे माइलेज चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कई लोग कहते हैं स्टेट ऑफ इंटीरियर, माइलेज जैसी मर्जी हो, मुझे माइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ए बिग रिच मैन और आई नीड द इंटीरियर शुड बी गुड। ठीक है, तो यस और नो वहाँ गया। समबडी सेज कि व्हीकल की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कब आया था, कितने लोग परचेज करते थे। तो बेसिकली इवन टुडे ऑल्सो टू हैव ए कार समटाइम्स बिकम ए स्टेटस सिंबल फॉर अस। तो उस तरह की चीज़ों को देखते हुए ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पुरानी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कई लोग सेकेंड हैंड कार नहीं लेना पसंद करते, नई गाड़ी लेना पसंद करते हैं। और नई गाड़ी भी अगर काफ़ी टाइम से शोरूम में खड़ी हो तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो मैटर्स। तो इन दैट केस हम इन सबको क्या मानेंगे कि आइदर दिस विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट फ्रॉम द डेटा। तो या तो यस होगा या आंसर नो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं अभी आपको कल वाला ही दिखाती हूँ केस, आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उससे। ये हमारी क्वेश्चनर थी। ओके, दिस इज द क्वेश्चनर लास्ट, this is the question here. First question, my company uses online recruitment method to hire the candidates at workers level, supervisor level, manager or executive level, or all of these. Second question is like same, my company applied talent manager at various level। ठीक है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दीज। तो देर आर सो मेनी ऑप्शन ऑफ वन क्वेश्चन। तो वो वर्कर के लिए या तो हायर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मेथड यूज करते होंगे या नहीं यूज करते होंगे, सुपरवाइजर के लिए करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हमें डील करना होता है तो बेटर क्या है कि आप अपनी एक्सेल की शीट इस तरह के बनाइए कि जितने भी आपकी ऑप्शंस हैं मैक्सिमम, उन सब ऑप्शंस को आप एक सिंगल क्वेश्चन मान के चलिए। यानी माइलेज को हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए बना दिया, सुपरवाइजर को 1 का बी बना दिया, और मैनेजर को हमने 1 का सी बना दिया। इसी तरह से ऑल ऑफ दीज को 1 का 4 बना दिया। तो दिस इज द राइट वे टू मेक योर एक्सेल शीट। इन दिस केस you will have no hassles how to deal with this data। okay, और मैं आपको एक चीज अभी और दिखाती हूँ। दिस इज अ शीट। देखिए अब इसने क्या किया था, इस कैंडिडेट ने अपनी शीट में ये चेंजेस नहीं करे। आर ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. I can. Yes, ma'am. ओके, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, उन्होंने सीधा ऐसे ही भेज दिया। तो क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने तो सिंगल वो दिया है आंसर, सेकंड ने भी सिंगल दिया है, थर्ड वाले ने 2 और 3 दे दिया, फोर्थ वाले ने 2 और 3 दे दिया, फिफ्थ वाले ने 2 3 4 दे दिया। तो जहां तक हमारे सिंगल रिस्पॉन्सेज में हमें प्रॉब्लम नहीं है,
अब देखिए यहाँ एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, 1 is 3 is 4, 2 3 4। तो इस तरह की जब शीट आपके पास वापस आएगी, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट्स, सेकंड क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट्स, और उसमें आपने कह दिया कि यू कैन टेक एज मैनी एज यू कैन, तो दिस कैन बी द प्रॉब्लम। तो अगर आपकी शीट इस तरह से वापस आती है तो इसका भी बेस्ट वे क्या है, पहला तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया कि आप जो है अपनी शीट इस तरह से तैयार कीजिए, लाइक दिस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस और नो, यस को मैंने 1 दे दिया और नो को मैंने 0 दे दिया, तो जिसने यस पे टिक किया है वहां मैंने 1 किया, और बाकी जितनी भी प्लेसेस होंगी वहां पर 0 आ जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसी बी का जो केस है वो अगर उसने नहीं किया है तो वो 0 आएगा। तो इन दिस वे यू विल गेट योर, अगर ये चीज़ है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको अभी मैं जो एनालिसिस बता रही हूँ वो इजी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चनर सर्कुलेट कर दी है और अब आपके पास शीट जो है वो इस तरह से वापस आई है, इस तरह से वापस आई है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, इट इज ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल। आपने सिर्फ ये देखना है 1 के केस में यदि उसने 1 ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स वर्कर के आप अपनी एक्सेल की शीट इसी तरह बनाएंगे अब 1A 1B 1C 1D, ठीक है। तो 1 का मतलब यहाँ है कि उसने फर्स्ट ऑप्शन को यस किया है, बाकी उसकी 0 है, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ एक्सेल की शीट पे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हम थर्ड शीट ले लेते हैं। और इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसने ऐसे दे दिया है क्वेश्चन, मैं इधर अभी से 1 2 3 4 लिख रही हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आर देयर, ओके। फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं, और अब उसको एक क्वेश्चनर इस तरह से मिली है कि उसने कहा 1 फर्स्ट है, तो पहले वाले के केस में हम 1 लिखेंगे और बाकी सब जगह हम 0 0 0 डाल देंगे। मीन्स कि जब उसने फर्स्ट को यस किया है बाकी किसी ऑप्शन को टिक नहीं किया, दैट मीन्स उसके लिए वहां पे 0 हो गया, ओके। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को उसने 0 कह दिया। इसी तरह से अगर अब ये वाला केस आता है आपका, दिस वन, कि उसने कहा सेकंड और थर्ड, इस केस में आप क्या मानेंगे कि उसने सेकंड और थर्ड को तो 1 किया है और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको उसने 0 कर दिया। तो हम उस केस में क्या करेंगे, 1 में 0 देंगे, सेकंड में 1 देंगे, 3 में 1 देंगे, सॉरी 3 में 3 नहीं देंगे, 3 में 1 देंगे और 4 में हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो किसी ने, Ma'am, I have a question. यस Ma'am, you are giving 1 and 1 in attribute in cell B and C. यस अगर ये चीज हम रेटिंग में दे रहे होते, like respondent have selected 1 the most preferred and C maybe somewhere in midway. So वो मैडम रैंकिंग में पॉसिबल ही नहीं है। रैंकिंग में यू हैव टू असाइन अ सिंगल रैंक टू सिंगल पर्सन, आप मल्टीपल नहीं दे सकती वहां पे, ओके। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यस और नो। okay, तो रैंकिंग में दिस इज नॉट अलाउड, ओके। okay, thank you. इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं कि इसने ये लिया है 2 3 और 4, तो उस केस में भी अगेन आप इसमें ये करेंगे, 1 में तो 0 है, 2 3 और 4 में उसने 1 1 दिया है, यस किया, मतलब 2 3 और 4 लिखने का मतलब ये है कि उसमें उसने टिक किया, टिक का मतलब ये है कि उसने उसको यस किया, तो यस किया है तो हम उन बाकी के तीनों केसेस में 1 कर देंगे। इज इट ओके? Yes, ma'am. It is clear to all of you. If anyone has query, please ask. क्योंकि उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के केस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम,
वो क्या करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भेज देते हैं, और क्योंकि गूगल फॉर्म क्रिएट होता है, तो गूगल फॉर्म से जब आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं वो आपको इस तरह से मिलते हैं। इन दिस फॉर्म यू विल गेट आंसर्स फ्रॉम द गूगल फॉर्म। और उस केस में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, क्योंकि या तो 1 2 3 4 सारे ऑप्शन आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये गलत है, इस बंदे ने 1 2 3 4 कर दिया। फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अगर उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर था तो उसको सिर्फ 4 पे 1 टिक करना चाहिए था, उसे 1 और 2 और 3 पे नहीं करना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, वो पढ़ता हुआ आ रहा है, उसने पहले वर्कर को देखा, उसने टिक कर दिया, सुपरवाइजर को देखा, टिक कर दिया, लास्ट में आके उसने ऑल ऑफ द अबव देखा, उसने कहा यस ये भी ठीक है, तो उसका लॉजिक तो ठीक है, उसने सबको टिक कर दिया। लेकिन उसे वैसे सोचना चाहिए था कि जब तीनों हैं और मैंने पूछा ऑल ऑफ द अबव, तो उसको चारों को नहीं करके सिर्फ फोर्थ वन को करना चाहिए था। तो यही होता है कि भाई पार्टिसिपेंट कितने ध्यान से आपको आंसर कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने 4 नहीं किया, देखिए कहीं काफी लोगों ने 4 किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन मेरा ऑल ऑफ द अबव है। नाउ इट्स क्लियर कि मल्टीपल रिस्पॉन्स के केस में वी हैव टू क्रिएट अ वर्कशीट लाइक दिस। इवन इफ माय क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन दिस वे, I asked the question in this way with 4 options। अगर इस तरह से है तो मैं जो अपनी वर्कशीट बनाऊंगी SPSS में, पहले आप जितनी भी वर्कशीट बनाएं, दिस इज माय सजेशन, डोंट गो टू SPSS first of all develop your Excel sheet, then brought that Excel sheet into SPSS rather than to create Excel sheet in SPSS at a first instance। सबसे पहले आप SPSS में मत बनाइए, क्योंकि वो तो आपको बताना था कि ये भी प्रोसीजर होता है, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में बताया था। बट इट इज़ माई एडवाइस, प्लीज मेक योर responses in your Excel sheet, then bring that Excel sheet to SPSS। Okay, then your life will be very easy, otherwise you will be in very trouble, क्योंकि anything addition and deletion in SPSS is a difficult task as compared to Excel। is it okay? So in this kind of question आपने दिया है नहीं दिया है, क्योंकि गूगल में आप इसको नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, तो इस करके आप इसको बेटर है कि आप इसको बाद में जब अपनी एक्सेल शीट बनाएं तो गूगल से उस लड़की को ये रिस्पांस इस तरह से मिला एंड शी इज इन ट्रबल कि मैडम मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो दिस इज द वे आउट कि आप आफ्टर गेटिंग योर गूगल फॉर्म then you can go do this thing. Again you have to make an Excel sheet in which you have 4 questions, for every option you have a separate question, and that question becomes now a categorical data in yes and no। okay, then what is the treatment we have to do in SPSS? In SPSS, in analyze, there is an option multiple response। First select that option। This option will do nothing but create a response set। कि मान लो मैंने 6 फर्स्ट क्वेश्चन को, अब वो कलेक्टिवली 1 क्वेश्चन बता देगा, तो उसके लिए इसने इसको सेट बोला है। Why it is set? Because it is a combination of more than 1 स्टेटमेंट्स, कि उसमें काफी सारी स्टेटमेंट्स आप एक साथ ले रहे हैं, इसलिए आपने उसको ग्रुपिंग करा है। तो व्हेन यू आर मेक ए ग्रुप इट इज नोन एज सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन योर मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट इन SPSS, then this command is there। in SPSS we can do it at 2 places, one is in analyze and other is in data। वो मैं दोनों आपको दिखा दूंगी, ठीक है। in set definition shift all the variables of which you want to create a group in variable set field। that means कि लेफ्ट हैंड साइड से आप सेलेक्ट कीजिए
किस किस वेरिएबल पे आपने मल्टीपल रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है, उनको आप राइट हैंड साइड में लाएंगे। आप ये देखेंगे कि उसके बाद आपने देखना है, आपको एक उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे हमने हर एट्रीब्यूट को और हर वेरिएबल को एक सिंगल नेम दिया है, तो यहाँ मल्टीपल रिस्पॉन्स का जो सेट बनेगा उसको भी आपको एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, एंटर नेम। अगेन अगर आप लेबल देना चाहते हो इट्स अप टू यू, अदरवाइज लेबल देना कंपलसरी नहीं दिया, बट नेम शुड बी गिवन। एंड व्हेन यू गिव अ नेम और एंटर इट, देन इट बिकम्स लाइक दिस। उस नाम का हमें कैसे पता चलेगा कि उसके आगे डॉलर साइन आ जाएगा। ओके, तो इस चीज पे आपने भी ध्यान देना है कि वहां पे सिंपल फर्क क्या आएगा कि आपके जो अदर वेरिएबल्स हैं वो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जेंडर जेंडर दिख रहा है, एज एज दिख रही है, उनके आगे डॉलर साइन है। वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस डॉलर साइन बिफोर एनी वेरिएबल, यू कैन मेक इट आउट कि दिस इज ए मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट। ओके, तो जब आप इस सारे प्रोसेस को कर लेंगे तो आपकी आउटपुट इस तरह की आएगी। अब इसको हम करके देखते हैं। हम अपना फाइल ओपन करते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी ओपन है। Okay, this is a file I have created. So see, इसमें आपने एनालाइज में मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यहाँ पे है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में आप देखिए जो नीचे वाली दोनों चीज़ें हैं वो अभी एक्टिवेट नहीं है। ओके, तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, सो हमने क्या किया है, क्योंकि मेरे कार के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, I have taken all of them together, shifted here, and I said कैटेगरी का है, कैटेगरी मुझे नहीं लेनी है, मुझे डिक्टोमस लेनी है। और मैंने किस पे काउंट कराना है, मैं जीरो वालों को काउंट करना चाहती हूँ या मैं यस वालों को काउंट करना चाहती हूँ, ये दोनों तरीके से दे देगा। यस, इस चीज, तो इसमें हम कहते हैं कि हमें यस वाले केसेस देने हैं। 1, अब मैंने नेम दे दिया इसको, मान लो मैंने एट्रीब्यूट्स ऑफ कार कर दिया। ठीक है, लेबल में मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट एट्री, ओके, और यहाँ आके आप ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आप देखिए ये नया एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये जो पुराने वर्जन है ना SPSS के, उनमें तो ये आपके डेटा शीट में ही दिखा देता है, यहाँ पे आकर ही दिखा देगा ये, लेकिन नए वर्जन्स में ये नहीं दिखाता है, सिर्फ क्रिएट कर देता है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। ये इस, अगर राइट हैंड साइड में डॉलर साइन के साथ वो आ गया है, दैट मीन्स योर वेरिएबल इज क्रिएटेड। ओके, अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिक्टोमस में
हम दो काम कर सकते हैं, एक हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, एक इसका क्रॉस टेबुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी देखने के लिए, अच्छा दूसरा तरीका मैंने आपको और बताया था कि आप कहाँ और पे डिफाइन, ये देखिए डेटा में भी डिफाइन मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट है, ये भी सेम वर्क करेगा, वही यहाँ से भी वही विंडो खुलेगी और एनालाइज में जाकर अगर आप मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं तो भी आपकी सेम विंडो खुलेगी। अब आप फर्क देख रहे हो, जैसे ही मैंने वेरिएबल सेट क्रिएट कर दिया ये दोनों नीचे वाले एक्टिव हो गए, फ्रीक्वेंसी एंड क्रॉस टेबुलेशन। तो दिस इज द साइन टू यू और इंडिकेशन टू यू कि यस यू हैव क्रिएटेड ए मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट। सो एनालाइज में हम जाएंगे। अब मैं फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करती हूँ तो आपके पास, सॉरी अभी मैं इसके लिए अभी इसको बाद में दिखाऊंगी। एनालाइज में जाके फिर वही मल्टीपल रिस्पॉन्स में जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। आपने फ्रीक्वेंसीज में दिया, देख रहे हैं आप, कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा, सिंपल विच वेरिएबल इज देयर, ओनली दिस वेरिएबल इज देयर। इसको हमने यहाँ डाल दिया, हमने ओके किया, ओके किया तो इसने हमें इन सब की परसेंटेज दे दी। इस परसेंटेज का मतलब क्या है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ने को टोटल 12 लोगों ने यस कहा है कि हमें 48 का मेरा डेटा था, और सॉरी मेरा डेटा 48 का डेटा था, उसमें से नहीं, मेरा डेटा जो है एक सेकेंड, हाँ वी हैव 20 डेटा, n इज 20, बट आप यहाँ देख रहे हो 48 आ रहा है, n 48 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल 48 लोग थे जिन्होंने कहीं कहीं पर 1 दे रखा था। तो 12 लोग ऐसे थे उसमें से जिन्होंने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को 1 दिया है, 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने माइलेज को दिया है, स्टेट ऑफ इंटीरियर को 7 पर्सन्स ने दिया है, व्हीकल हिस्ट्री को 7 लोगों ने दिया है, काइंड ऑफ कार को 8 लोगों ने दिया है, कलर ऑफ कार को 4 लोगों ने दिया। ठीक है, और ये जो परसेंटेज आ रही है ये परसेंटेज आउट ऑफ 48 है। ओके, आप देखना चाहते हैं तो हम कैलकुलेटर ले आते हैं इधर और देखते हैं कि क्या आता है। सही, यहाँ देखिए देख रहे हैं 25% आ रहा है। और ये परसेंटेज किसकी बता रहा है? ये परसेंटेज अभी आपको बताती हूँ किस चीज की बता रहा है। अब ये आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? You can give me response in WhatsApp group. Okay, it's okay. So in this way, अब डिफरेंस आपको कैसे, ये 60 कहाँ से आ रहा है और ये 25% कहाँ से आ रहा है? इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और इन सब की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ओके कर दिया आपने? देखिए अब ये क्या आ रहा है, 20 में से 8% ऐसे हैं जिन्होंने कहा है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, नो कहा है, लेकिन 12 लोगों ने यस कहा है। तो ये केसेस की परसेंटेज आई है कि कितने केसेस जो हैं वो यस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो परसेंटेज ऑफ केसेस कि आपके आउट ऑफ 20 कितने लोगों ने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यस कहा है, उनकी परसेंटेज है। और ये परसेंटेज जिन्होंने टोटल 1 कितने लोगों ने कहा है उसमें से परसेंटेज है। नाउ इज इट क्लियर? सो अब आप देखिए कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 4-6 डिफरेंट टेबल्स, 1 फॉर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड फॉर माइलेज, थर्ड फॉर स्टेट ऑफ द इंटीरियर, फोर्थ व्हीकल हिस्ट्री, काइंड ऑफ कार, color of car, you have a
कंबाइंड टेबल, और यहीं से आप अपना एनालिसिस लिख सकते हो कि 25% सबसे ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने किस चीज़ को दिया है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स अमंग द रिस्पोंडेंट्स, एंड कलर ऑफ कार इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और एट्रीब्यूट अमंग द रिस्पोंडेंट्स। तो यहीं से आप एनालिसिस करके बता सकते हैं। और इसका हम क्या कर सकते हैं, तो जो इस तरह के मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, इस पे हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, इस पे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ्स में जाएंगे। मेरे में बार चार्ट तो बन नहीं सकता, मैं आपको पाई बना के दिखा रही हूँ। समराइज ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स डिफाइन, आप जस्ट ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके ऐसे कंबाइंड पाई चार्ट आ गया। तो 6 पाई चार्ट और 6 टेबल की बजाय यू हैव अ सिंगल पाई चार्ट, और एवरी एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर। और इसको जब आप डबल क्लिक करते हैं तो अब इस पे जाकर आपने अगर अपनी परसेंटेज लिखवानी है तो आप परसेंटेज को ऊपर ले आइए, तो ये सम और अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे वो परसेंटेज और सम दोनों बता देगा। इस विंडो को आप क्लोज कर दीजिए, तो जब आपको रिपोर्ट करना होगा तो आप इसको ले जा सकते हैं। अगेन कि कलर ऑफ कार को सिर्फ 8% लोग जो हैं रिस्पोंडेंट्स जो हैं प्रेफरेंस दे रहे हैं। काइंड ऑफ कार को 25% दे रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा। इज इट ओके? तो इसमें हम ग्राफ बना सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, और परसेंटेज के बेसिस पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और इन वाले जो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं इनको हम बोलते हैं डिक्टोमी रिस्पॉन्सेज। डिक्टोमी रिस्पॉन्सेज मीन्स कि वी हैव ओनली 2 रिस्पॉन्सेज, वन इज जीरो, सॉरी वन इज येस एंड अनदर इज नो। 1 और 0 भी हो सकता है, और आप इसको 1 और 2 भी ले सकते हैं कि यस को आपने 2 दे दिया और नो को आपने 1 दे दिया। Is it okay? Is anyone has any question? Ma'am, I just wanted to ask you, last time you had mentioned we should take valid percentage or cumulative percentage. This is the valid percentage, ma'am. In this case, in the case of multiple responses, this is the valid percentage. कि 1 की जो वैलिड पर ये 1 कितने लोगों ने कहा है उसकी वैलिड परसेंटेज है। So we always discuss valid percentage. We don't Yeah. discuss क्यूमुलेटिव तो हमें क्यूमुलेटिव तो ऐसा होता है ना मैडम, जैसे आपके फर्स्ट की वजह से कितने परसेंटेज है, इसमें भी क्यूमुलेटिव आई हुई होगी। देखो इसमें क्यूमुलेटिव नहीं आई, इसमें केसेस की परसेंटेज आई हुई है। क्यूमुलेटिव तो ये है कि मेरी फर्स्ट जो एंट्री थी उसकी परसेंटेज कितनी थी, नेक्स्ट वाले की परसेंटेज कितनी है, तो उसने ऐड करके बता दिया। क्यूमुलेटिव का कोई रोल नहीं है। Okay. ठीक है, यू हैव टू टेक ओनली वैलिड परसेंटेज। और इन केस ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिस इज द वैलिड परसेंटेज। यहाँ अगर आप केसेस की बताएंगे तो देर इज ए कंफ्यूजन कि ये तो 12 लोग यस कर रहे हैं 48 में से, तो 60% कैसे आ गया। ठीक है, तो आप हो सकता है वहां पे कई बार वाइवा दे रहे होते हैं, कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि दिस इज द परसेंटेज द पर्सन हु हैव चूज यस फॉर दीज एट्रीब्यूट्स, कि उसे ये एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो 12 लोग थे जिनको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसके बेस पर ही आप बता सकते हो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स अमंग द रिस्पोंडेंट्स। ओके, is it okay for all? Ma'am, can you also show once more how we show the combined individual का नहीं करके? What is the trick to show the combined? कंबाइंड शो तो करना ही नहीं चाहिए मैडम। कंबाइंड में तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप दोबारा से मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में जाइए, फ्रीक्वेंसी जो है आप कैलकुलेट कर रहे हैं,
और सॉरी, पहले डिफाइन के, दोबारा से डिफाइन में जाइए, डिफाइन वेरिएबल सेट कीजिए और यहाँ पे काउंट कर लीजिए 0, अगर आपको 0 भी काउंट करानी है तो, ठीक है। और ये आपने लेबल दे दिया, सॉरी, कंबाइन ना करके आप कंबाइन कैसे कर सकती हैं मैं अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे AC दिया और इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ऑलरेडी अनदर क्रिएट है, क्योंकि मैंने AC उसके लिए भी ले लिया था, तो मैं इसको यही कर देते हैं सिंपल, अभी सिंपल समझाने के लिए, ठीक है। और मैंने इसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं एनालाइज में गई, अब मुझे फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो मैंने ले लिया इसको, तो मैंने कर दिया इधर और इसको ले लिया इधर, ठीक है। ओके करते हैं। तो अब इस केस में क्या है, वो लोग आए हैं जिन्होंने 0% को वर्क किया था। चलिए एक बारी आपने कहा है तो इसको करके ही देख लेते हैं क्या आता है। ये जब वर्कशॉप्स होती है ना, इनका फ़ायदा यही होता है कि जब कुछ कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए इसने अब 2 टेबल्स दिए हैं अलग अलग, देख रही हैं आप कि 0 की अलग दी है और 1 की अलग दी है। आप इसे कंबाइन करना चाहती हैं तो आप एक्सेल में जाकर अपनी नई एक बना सकती हैं, जिसमें आप लिख सकती हैं यस के केस ये हैं, नो के केस ये हैं, और वहां परसेंटेज को आप ऐसे कर सकती हैं। देखिए हम एक बना के देखते हैं टेबल, लाइक मैंने इंसर्ट टेबल कर दी और मैंने 4 चीज़ें दे दी, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया वेरिएबल्स, यहाँ आ गया यस, ये आ गया नो, ठीक है। और आप इसमें एंटर कर दीजिए। जैसे मेरा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, यस के केस मेरे आगे 12, ठीक है। तो उसी के ब्रैकेट में आप इसकी परसेंटेज लिख दीजिए, यहाँ 25% लिख दीजिए। ये तो आप कर सकती हैं, इस तरह से आप टेबल बना सकती हैं। 8 थे और इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी, ठीक है मैडम। इस तरह से आप इसको बना सकते हो फिर, अगर आपको सिंगल टेबल में कंबाइंड व्यू चाहिए तो। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। और इनके आपने, अब आप देखो, मैं अगर ये 6 ग्राफ बनाती या 6 टेबल बनाती, इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव दैट वर्क इन 1 टेबल एंड 1 ग्राफ इज सफिशिएंट। सो अभी आप 10 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगी, आप लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करें कि मैंने आपसे फर्स्ट डे पूछा था कि अगर आपको रेस्टोरेंट चूज करना है तो उसके लिए आप अभी ज़्यादा ना लीजिए, सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स ले लीजिए उस रेस्टोरेंट के। जैसे फूड क्वालिटी ले लीजिए, एम्बियंस ले लीजिए, फिजिकल कंडीशन, ये एम्बियंस ले लीजिए, और एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट ले लीजिए, और स्टाफ का ड्रेसअप ले लीजिए। और उसको आप ये देखिए कि आपने किसी को दिया और 10 रिस्पोंडेंट आपके हैं, उनका एक डेटा शीट बना के और आप इसको करें। स्मॉल स्मॉल लीजिए, जिससे बड़े बड़े नाम मत देना उनको, और देखिए कि आप क्या एनालाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी। 4 attributes of restaurant while choosing a restaurant. अब now restaurant can be any, नथु स्वीट्स, बिट्टू टिक्की वाला, और आपका मेरे को सारे याद नहीं है, गोपाल, और क्या क्या थे, सागर रत्ना, यानी ये सब नहीं लिखने हैं। हमने क्या लिखना है कि व्हेन आई एम गोइंग टू चूज ए रेस्टोरेंट व्हाट इज द, एंड उसमें से आप मुझे अपने एनालिसिस में बताएंगे कि मैम इन माय एनालिसिस दिस वन इज द मोस्ट प्रेफरेबल एट्रीब्यूट्स अमंग द रिस्पोंडेंट्स। तो आप 5 का ही डेटा लीजिए, 4 आप एट्रीब्यूट्स लीजिए, 5 लोगों का डेटा लीजिए और आप इसको क्रिएट कीजिए।
चाहे तो आप डायरेक्ट एसपीएसएस में कर लीजिए कि एक्सेल की शीट बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, या जैसे भी। नहीं, अभी रितिका मैडम, अभी आपको ये 5 पॉइंट पे नहीं लेना, बिकॉज वी आर डूइंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, तो वी हैव टू टेक आइदर येस और नो, कि ये मुझे किसी रेस्टोरेंट में चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए। I think some of you have some questions related to multiple responses in your PhD thesis or somewhere else. तो PhD के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अपने इस वाले इन 5 जनों में ना एक जेंडर वाला और क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है हम जेंडर वाला देखेंगे।
Anyone of you have prepared? So he or she can. Okay, has anyone read? यस मैम, बनाया तो है बट उसको सिंपली डिफाइन किया है मल्टी वेरिएबल रिस्पॉन्स को। चलिए मैं इस पे एक बार अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आप शेयर कीजिए।
जेंडर। ये मैम उसको डिफाइन करके, मैम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैम ये डिफाइन किया है, मतलब एक ही रेस्टोरेंट के डिफरेंट जो 4 वेरिएबल्स आपने बोले थे वो किया है, और ये वेरिएबल व्यू में इसको 1 और 2 में डिफाइन किया है, मतलब यस फॉर 1 एंड 2 फॉर नो। अच्छा, थोड़ा ये एक और सजेशन मैं आपको दूंगी सभी को, जी मैम। कि जो हमारा नेगेटिव होता है ना, नो, इसको लोअर यस रखो। मैम। जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है, मतलब आंसर्स होते हैं, उनको लोअर लेवल पे रखो। और जैसे होता है ना, पॉजिटिव वाले को हम हायर रैंक पे दें तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ओके। ठीक है, तो जी इस जी तरह जी से आप मैम कर जी। सकते हो। तो वैसे ठीक है, चलिए बताइए फिर क्या रहा इसमें, एनालाइज किया आपने? नहीं मैम, अभी सिंपली मल्टीपल रिस्पॉन्स को मैंने किया डिफाइन करके, ये ऑलरेडी ये देखिए प्रेफरेंस वाला आ गया है। हाँ, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को हम ये रहा मैम। नहीं इसमें, अच्छा, तो इसमें फूड क्वालिटी पे, हाँ, तो ठीक आ गया ना। जी। फूड क्वालिटी को 8 लोगों ने, अच्छा, तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? आपने तो चारों को बराबर बराबर दे दिया। नहीं, एक की 22 है फूड एक की क्वालिटी 22 है की। मैम। और जबकि रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट फूड क्वालिटी होती है। फूड क्वालिटी होता है। हाँ, वो और बात है कि आजकल के बच्चे जाते हैं जहाँ मिलने के लिए, तो वहाँ फूड क्वालिटी नहीं चाहिए उन्हें। फूड सेकेंडरी होता है, बैठना इंपॉर्टेंट होता है। जी जी जी। तो वनीता, वैसे तो ठीक बनाया आपने, तो लेकिन मतलब इसके हिसाब से तो आप ये कह सकते हैं कि फूड क्वालिटी इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सबका नॉन होना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब कुछ है तो सही ना। तो अब जी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। जी आपकी 1 है, मिसिंग वैल्यू भी आपकी वही 1। मिसिंग वैल्यू देखिए आपके डेटा में आ रहा है यस 14। आ रहा है। तो मिसिंग वैल्यू क्यों है? मिसिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट करोगे? वैल्यू कहाँ है? अच्छा, मिसिंग वैल्यू नहीं है आपकी, ये आपकी कहीं यहाँ से एक को ले रहा है, और नहीं 14 और 1 दिखा रहा है वो। मैम इसमें तो कहीं नहीं है। हम्म, यहाँ पे कहीं नहीं है मैम, शो ही नहीं हो रहा मिसिंग वैल्यू, और यहाँ ये कह रहा है कि मिसिंग वैल्यू है, देखते हैं, मिसिंग कहीं 1 है। कहीं ना कहीं जरूर होगी। आपके रिकॉर्ड्स देखिए, रिकॉर्ड्स आपके कितने हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 तक आ रहा है। कहीं ना कहीं मैडम चेक करो इसे, कहीं या तो आप 0 दे गए होंगे या कुछ, या 1 1 दे गए होंगे 2 जगह। मैडम एक आपका कोई रिकॉर्ड होगा, देखिए, जिसमें चारों में 1 1, अच्छा चारों में यस यस यस। अच्छा, तो यस नो ही है। नहीं, ये देखो 14th वाला देखो आप, चारों में यस है। यस। उस, उसने चारों में यस कह दिया, चारों में यस कह दिया, मतलब नो का केस नहीं है, तो इसलिए उसने उसको मिसिंग ले लिया। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। जब आप इसको इस तरह से कहीं आएगा ना, अब आप देखो 15 दिखाएगा, मिसिंग नहीं दिखाएगा। करके देखो, जरूरी नहीं है 2 में करो नो, एक में भी कर देती तो भी चलता। अब आप देखना उधर जाके, तो अभी भी आ रहा है। नहीं, नीचे नहीं आ रही, देखो नेक्स्ट, और एक टेबल आई होगी ना। मैम यही है, फिर से ही है। फिर से यही है। हाँ। हम्म, कहीं चलिए तो एक ये बार कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा से देखो टेबल, अब डेटा में दोबारा हो। यस नो नो नो, यस नो यस यस, कहीं मिसिंग तो नहीं है। कहीं कोई और ऐसी केस आ रहा होगा नो का, जहाँ सारे नो होंगे, हाँ एक और है मैम, है। जहाँ सारे नो होंगे। यस मैम।
तो सारे नो का मतलब क्या है, मिसिंग ही हो गया ना, कि उसने किसी को भी नहीं कहा। तो ऐसा तो नहीं जी हो बिल्कुल। तो इस तरह के उनके लिए फिर हमें इसको भी अलग से वो मतलब या तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और नहीं तो हम इसको इसको भी ट्रीट करेंगे। इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम इससे भी एक नंबर दे देंगे 1 और 2। एक नया अब ठीक है, अब अब ठीक है। ठीक है, तो आपके डेटा में मतलब अगर सब नो है दैट मीन्स अगेन इट्स अ मिसिंग। मिसिंग। ठीक है, यस मैम। चलिए, चलो एनीबॉडी एल्स हैज डन? थैंक यू मैम। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं, क्योंकि इट विल टेक इट लॉट ऑफ टाइम। किसी और ने भी, एक जने ने और किया हो तो उसे और शेयर कर लेते हैं। Ma'am, I have a question. Good evening, ma'am. यस, Ma'am, I just wanted to say that आप जो Excel sheets में दिखाए, ma'am, could you be kind enough to just show us 1 or 2 minutes, within 1 or 2 minutes, just a recap, ma'am, if you don't mind, ओके so that we can ओके have a fair estimation of how to go about, ma'am. Please, if you don't mind, ma'am. ओके। देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क व्हेन यू गॉट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। जब आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके, कि आप एज मेनी एज यू कैन से रिस्पोंडेंट टू चेक। ठीक है, कि वो उनको आंसर दे सकते हैं इनमें से किसी को भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें पहले ऐसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1A, 1B, 1C, 1D। Either you got the answers are written in the form of Google form only। आपने गूगल फॉर्म भेजा था, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सेज आए तो आपके पास एक शीट क्रिएट हो गई। वो शीट मैंने आपको शो करी थी, शायद ये है, इस तरह की शीट आ जाती है। ठीक है, तो जब इस तरह की शीट होती है तो भी आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से पहले एक एक्सेल की शीट तैयार करनी है। ठीक है, एक्सेल की ऐसी शीट जब आपकी तैयार होगी तो वो इस तरह की होगी। मैंने अभी पिछली वाली को नहीं दिखा के, ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, सॉरी 2 नहीं है, 1 का बी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है स्क्रीन। अच्छा, मैं अभी करती हूँ। Ma'am, sorry, आपकी screen नहीं आ रही Thank है. you, ma'am. Last ओके 2 minutes ओके है, ma'am. Sorry, ओके। ma'am. देखिए, इसमें आपने ये शीट क्रिएट कर लेनी है। मैंने before D. So you have to create a sheet. Either you get responses from your Google form। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अभिजीत जी, स्क्रीन दिख रही No, है? no, madam. No, no. नो, Sorry, ओके ma'am. नहीं हो ओके रही है किसी को ओके भी, ma'am. ओके ओके। Okay, ma'am. Thank you. मैंने अपने आप को प्रेजेंट डाउन नहीं किया हुआ ना। जी, madam. जी. Now it's visible, ma'am. Apparent. ओके, Thank you, ma'am. ठीक है। तो इन दिस केस आपको अगर शीट ऐसे मिलती है गूगल फॉर्म से, या आपने खुद ही फिजिकली लोगों को भेजी है, और तब आपने दोनों ही केस में आपको एक्सेल शीट को इस तरह से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 बी सी डी, सेकंड का यही, थर्ड का क्योंकि हमने इसी तरह लिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं, फिर ये हमारा वो आ गया कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन वो सॉरी रिस्पोंडेंट्स हैं उनका पर्सनल प्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो इस तरह का हमने शीट बना लेना है, और शीट को बनाने के बाद हमें यस को हमने जैसे दे दिया 1 और नो को दे दिया 0, तो इनको हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे।
ठीक है। नंबरिंग करने के बाद फिर आप जब इस शीट को इंपोर्ट कर लेंगे SPSS में, तो आपकी शीट होगी इस तरह की। ओके, आपकी शीट इस तरह की आ जाएगी। अब इस शीट पे आने के बाद फिर आप एनालाइज में जाएंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में आप डिफाइंड वेरिएबल सेट को चूज करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी अभी बना रखे थे, तो मैं इनको रिमूव कर देती हूँ जिससे कि मैं आपको दोबारा से बता सकूँ। तो जिसके ऊपर भी मैंने बनाना है उन सबको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने तो लिए इसी क्लास के लिए, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया डिक्टोमीज, ये हमारे रिस्पॉन्सेज कहलाते हैं। डिक्टोमी मीन्स इनकी दो ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, आइदर 0 और 1, और सॉरी आइदर यस और नो। ठीक है, तो आपने इनको, और आपने किस बेस पे आप टेबल लेना चाहते हो, किसको काउंट करना चाहते हो, 1 को काउंट करना चाहते हो तो 1 दे दीजिए, 0 को काउंट करना चाहते हैं तो 0 दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप इसको नेम क्या देना चाहते हैं, इस एट्रीब्यूट को, इस वाले सॉरी वेरिएबल को नेम क्या देना चाहते हो। लेबल आपका ऑप्शनल होता है। Madam, one question here, madam, before you proceed. In the counted value, you have mentioned 0 or 1. So how will we know whether we will use 0 or 1? Because you are giving two options to the respondents, either they say yes or they say no. For example, year of manufacturing, कि whether year of manufacturing is desired by that respondent in the car is, अगर yes करता है वो, yes he said कि yes I go for year of manufacturing, ठीक है, कि what is the year of manufacturing is important for me, तो वो उसको yes कर रहा है। यस कर रहा है मीन्स कि 1 कर रहा है, और नो मीन्स नो, क्योंकि आपने वैल्यूज में, यहाँ वेरिएबल व्यू में आके आप वैल्यूज में उसे असाइन करेंगे कि 1 मीन्स यस और 0 मीन्स नो। ओके, So, ma'am, I have a question. For example, madam, I have used 1 as no and 2 as yes. So in that case, कोई बात नहीं ना, तो ये काउंट करके दिस कमांड विल टेल यू कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट से यस और हाउ मेनी स्टूडेंट से नो, because we are counting here for yes only, so it will tell you the yes students, and the rest who are remaining are the no students. See, so in this data there are 12 persons who says कि I look for year of manufacturing as my important attribute in a car. इसी तरह से माइलेज के लिए, इसी तरह से स्टेट ऑफ इंटीरियर के लिए। तो इन दिस वे, बिकॉज देखिए जैसे अभी इन्होंने मैडम ने किया था, वनीता मैडम ने, इन्होंने 1 and 0 नहीं दिया, इन्होंने 1 और 2 दिया। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि विच नंबर यू आर गोइंग टू असाइन टू योर येस and what number you are going to assign to your no. The possible answer of these question is either yes or no. So that's why it is known as dichotomy. Okay, because of two responses. So it depends on you कि आप अपना जो फॉर्म आउटपुट चाहते हैं वो आप किस फॉर्मेट में चाह रही हैं। आप यस वाले केसेस देखना चाहती हैं तो यस वाले देखिए, नो वाले देखना चाहती हैं तो उसी से आपको पता चलेगा कि आपको 0 लिखना है या 1 लिखना है। ओके, तो यू हैव टू मेंशन 1 और 0। यस, तो मैम अगर सपोज अगर लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स का कोई स्केल है, सपोज 20 स्केल का है, तो उसमें अगर मैं ऐसे फ्रीक्वेंसीज देखना चाहती हूँ तो मैं फिर और वो 5 स्केल पे है। मैडम 5 स्केल वाले तो डिक्टोमी से हैंडल ही नहीं होंगे ना। डिक्टोमी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। डिक्टोमी की कंडीशन यही है कि यू हैव ओनली 2 रिस्पॉन्स। वो चीज हो सिलेक्ट करेंगे ना मैम, तब हम डिक्टोमी कैटेगरीज सिलेक्ट करेंगे ना हम, तो तब हमारे लिए, तब हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज पे नहीं जाएंगे ना मैडम। तब तो हम सिंपल, आपने देखो ना कल मैंने आपको एक क्वेश्चनर दिखाई थी, ये देखिए, एक आपको डेटा शीट दिखाई थी मैंने,
अभी हम कोई और खोल लेते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, अब इसमें मैंने क्वालिटी, ये देखिए वेरिएबल व्यू में जाइए, वेरिएबल व्यू में क्या था, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन था रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। तो क्या है, मैंने उसके 5 वैल्यूज दी हैं। 1 स्टैंड्स फॉर ऑलवेज, 2 फॉर जनरली, 3 फॉर समटाइम्स, 4 फॉर ए फ्यू टाइम्स और 5 फॉर नेवर। ठीक है, और मैंने इसकी सिंपल, इस केस में मुझे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का मतलब है जब एक से ज़्यादा लोग, एक रिस्पोंडेंट जो है वो सिंगल चॉइस ना देकर बहुत सारी चॉइसेस को टिक करता है। और ये जो वाला जो 5 पॉइंट स्केल है, उस केस में आप रिस्पोंडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ओनली चूज 1 चॉइस। ओके, तो यहाँ पे हमने, यहाँ हम सिंपल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। देखिए, मैं मल्टीपल चॉइस से नहीं ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी सिंपल उससे ले रही हूँ। और मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली तो यहाँ मुझे पता चल रहा है 0 वाले केस कितने हैं, ऑलवेज वाले कितने हैं, समटाइम्स कितने हैं, अ फ्यू टाइम्स कितने हैं और नेवर कितने हैं। तो इन केस आपके पास 5 पॉइंट लीकर स्केल है या 7 पॉइंट लीकर स्केल है या 3 पॉइंट स्केल है कोई आपका खुद का क्रिएटेड या 4 पॉइंट है, उस केस में डिक्टोमी विल नॉट वर्क। Dichotomy work only in case when there are only 2 responses, yes or no. No other choice is there. Only 2 categories are present. ये चीज मेरे पास है या नहीं है, सिर्फ आप इन 2 में चॉइस कर रहे हो। ओके, Right, madam. ओके, तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Hello. यस, Yes, ma'am. This is Alice, ma'am. I have a question. यस, Here we were like given attributes for a single restaurant, right? ओके। But if we have multiple restaurants, how we will frame the questions like in Excel? Means like how to take it in variable like a table. मैडम, उस केस में जब आपके डिफरेंट वो है ना रेस्टोरेंट्स, उस जी. हर डिफरेंट रेस्टोरेंट के लिए ये अभी आप उसमें क्रॉस टेबुलेशन कर सकती हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट में अभी आपको बताने जा रही थी। Okay, उस okay, केस okay. में, उस केस में आप क्या करेंगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। मैं वो डिफरेंस भी पहले ये केस डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आज की Okay. क्लास का काम पूरा हो जाए, नहीं तो फिर वो रह जाता है। तो जी. ये हमारे फर्स्ट केस में आउटपुट आया। सेकंड चीज हम Okay. जो कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के केसेस, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के केस में हम क्रॉस टेबुलेशन कर सकते हैं। तो आपने भी देखा था ना, वहाँ क्रॉस टेबुलेशन का एक बना हुआ था। क्रॉस टेबुलेशन क्या आती है, यही चीज जो आप देखना चाह रही हैं, कि मैं देखना चाह रही हूँ मेरे पास जेंडर है, मेन कितने कह रहे हैं और वीमेन कितनी कह रही है एक ही बात को। अगर मैं यस और नो में भी देखना चाहती हूँ कि यस भी कितने जेंट्स ने किया और कितनी लेडीज ने यस किया, उस केस में उस तरह के रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने के लिए हम क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। क्रॉस टेबुलेशन इज ए पार्ट ऑफ बाईवेरिएट एनालिसिस। यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल है, वन इज द एट्रीब्यूट्स जिनका अब एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल इज आवर जेंडर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, देखिए अब आप एनालाइज में गए, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में गए, क्रॉस टेबुलेशन आपने सेलेक्ट किया, तो देखिए ये वाला जो आपका है ये अब दिखा रहा है यहाँ पे नीचे कि मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब दोनों चीजें कर सक, आप इधर से इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि, अभी नहीं बताया ये चीज, ये कॉलम में हम ले लेते हैं और जेंडर को हम ले लेते हैं रो में। और जेंडर को जब आप रो में दोगे तो इनकी वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, क्योंकि जेंडर में क्या क्या है उसे नहीं पता, तो आपको वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछेगा, तो हाँ, डिफाइन रेंज वो पूछ रहा है। मिनिमम क्या है, मिनिमम मेरी 1 है, मैक्सिमम मेरी 2 है, ठीक है। मैंने कंटिन्यू कर दिया, ओके किया, तो अब मेरा क्या आउटपुट आया है, देखिए
इस केस में आउटपुट क्या है कि जो मेरे 12 लोग थे उन बाई चांस उसमें से 6 मतलब ईयर और मैन्युफैक्चरिंग पे दोनों जने ही इक्वली डिवाइडेड हैं, मेल और फीमेल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करते। 6 मेल्स को भी वही चीज चाहिए, 6 फीमेल्स को भी वही चाहिए। माइलेज में डिफरेंस आ रहा है कि 6 लोग मेल्स में 6 लोग कह रहे हैं, फीमेल को माइलेज की कोई चिंता नहीं है। स्टेट ऑफ इंटीरियर में मेल्स को ज़्यादा चाहिए, फीमेल्स को नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इसी एक टेबल से आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हैं जेंडर का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस टेबुलेशन। तो क्रॉस टेबुलेशन में हमारे पास क्या है कि दो चीजें आ गई कि आपका जेंडर के। अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ। आपने पूछा कि मेरे पास 4 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, तो आप चारों रेस्टोरेंट्स को रखिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने 4 एट्रीब्यूट्स ले लिए। चारों एट्रीब्यूट्स को आप अब अपने डेटा, आपने डेटा बना रखा है ना वो वाला, ठीक है, उसमें आप 4 रेस्टोरेंट और ऐड कीजिए। तब वो बताएगा कि भाई इस वाले रेस्टोरेंट में इस चीज के लिए मेरी प्रेफरेंस है या नहीं है। आप मतलब समझ रहे हो, डिफरेंस समझ रहे हो। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मुझे 6 एट्रीब्यूट्स में आप वो पूछ रहा है कि कितने लोगों ने यस किया कि उन्हें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए गाड़ी में। इसका मतलब ये है 12 का मतलब ये है कि ऐसे 12 लोग हैं जिन्हें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, और वो ऐसे भी होंगे जिनमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उन्होंने किसी और चीज को भी यस किया होगा, माइलेज को भी किया होगा, स्टेट ऑफ इंटीरियर को भी हो सकता किया हो, व्हीकल को भी किया हो, काइंड ऑफ कार को भी किया हो। तो यहाँ पे उसने जिसने किया है 1 को उतने लोग उसने बताए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तो कॉमन आ गया कि 12 लोगों को ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन उस 12 में से मेल्स को कितनों को चाहिए, फीमेल्स को कितने को चाहिए, वो आपको ये क्रॉस टेबुलेशन बता रहा है। तो जब आप रेस्टोरेंट की बात कर रही हैं तो चारों एट्रीब्यूट्स तो आप कितने लोगों ने कहे आ गए। अब एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के केस में कितने लोगों ने कहा वो हमें क्रॉस टेबुलेशन से पता चलेगा। नाउ इज इट ओके? Yes, ma'am. हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी? Yeah. Thank you. तो ये चीजें हमें ऐसे समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसको क्रॉस टेबुलेशन के बेस पे हम कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में अभी हम एट प्रेजेंट जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं कि हम उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं एज वेल एज उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाईवेरिएट हम लेकर चले हैं तो हम इस केस में हमने इसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया, और इसकी परसेंटेज भी हम ले सकते हैं, वो भी मैं बता रही हूँ कैसे ले सकते हैं। इसके बाद एक ये नई एक फैसिलिटी है SPSS के अंदर, इसे पाइवेटिंग ट्रेस कहते हैं। ये एक्सेल में भी होता है। पाइवेटिंग ट्रे में क्या होता है कि आप एक तरह से रिस्पॉन्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं कि मेरा कोई डाटा जो है उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज, कि कॉलम में है और उसको मैं चाहती हूँ कि वो डेटा जो है मेरा कॉलम में ना आकर रो में आ जाए, और रो वाला जो डेटा है वो मेरा कॉलम में चला जाए। तो उसको हम पाइवट टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें हम जो भी हमारी टेबल आई है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट के अंदर आप व्यूअर में करके टेबल को हाईलाइट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल का एक ऑप्शन आएगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये देखिए इस तरह का रिस्पॉन्स, मान लीजिए ये मेरी टेबल थी, जब ओरिजिनल टेबल है उसमें जेंडर जो है वो रो में आया हुआ है और मेरे जो बाकी के एग्रीमेंट लेवल जो है वो कॉलम्स में आया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में दूसरा, जब मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया उसमें मैंने क्या किया कि मैंने पाइवट टेबल में जाके, जो यहाँ पे इसने शो नहीं कर रखा कि यहाँ पे जेंडर आया हुआ है और यहाँ पे एग्रीमेंट आया हुआ है, लेकिन सॉरी मैम, व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज मीन्स कि आपका जो कॉलम में डेटा है उसको आपने रो में ले गए और रो का जो डेटा है उसको आप कॉलम में लेकर आ गए, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा।
ये मतलब आपको आपने अपना रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना है, आउटपुट को SPSS आपको ऐसे आउटपुट देगा, क्यों देगा? बिकॉज यू हैव चूज जेंडर इनटू कॉलम एंड दिस थिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज इनटू रोज, ठीक है। Okay, ma'am. लेकिन आप यू वांट टू चेंज इट, ठीक है। जब चेंज करना चाहते हैं तो चेंजिंग के लिए पाइवट ट्रे इज ए ऑप्शन इन SPSS। Okay, madam. Thank you. ठीक है, तो इस तरह से ये ओरिजिनली है आपका। जब चेंज किया तो देखिए जेंडर आपका कॉलम में आ गया और एग्रीमेंट लेवल आपका रो में आ गया, ठीक है। तो हम इसको अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये मेरा ये आया हुआ है, मैंने इसको क्लिक किया, एडिट कंटेंट्स इन व्यूअर, व्यूअर में आके दोबारा से मैंने हाईलाइट किया टेबल में, ये पाइवटिंग ट्रेस, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मैं इधर ले आई इसको, वेरिएबल नेम 1 मैंने इधर छोड़ दिया लाके। अब देखिए क्या हुआ, देख रहे हैं आप इस कॉलम में? पहले देखिए इसका मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। पहले हमारी ये टेबल कैसी थी? अरे वो दिखा नहीं रहा। अच्छा चलो वापस कर देते हैं इसको, पहले आप ओरिजिनली देखिए कैसी थी। देखिए ओरिजिनली हमारा टेबल ये था। टेबल ये क्या मतलब था कि रो में हमारी दो चीजें आ रही हैं, वेरिएबल का नेम भी आ रहा है और उसका स्टैटिस्टिक्स जो है मेल से रिलेटेड कितना काउंट है वो भी इसी रोज में ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैं वेरिएबल नेम को इधर ले आई, तो अब क्या हुआ, दोनों वेरिएबल सेम में आ गए। यहाँ देख रहे हैं आप, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इसने बता दिया कितने मेल और कितने फीमेल और टोटल है। तो रो के अंदर सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रह गया। और जो उसका वेरिएबल था दैट मीन्स कि जेंडर जो था वो भी मेरा कॉलम्स में आ गया, और जो एट्रीब्यूट्स थे वो ऑलरेडी पहले से ही कॉलम में थे। तो आप जैसे भी इसको रिस्पॉन्सेस को लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब मैं वेरिएबल नेम 2 को यहाँ ले आती हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, जेंडर को कॉलम में रख दिया, रो के अंदर आपका वेरिएबल नेम भी आ गए और आपका स्टैटिस्टिक्स भी आ गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पाइवेटिंग टेबल्स ट्रेस। इज इट ओके? और जब आपको ये हो गया तो आप इसको बंद कर दीजिए और इसको अपना कॉपी करके एक्सेल में या जहां पर भी आपको पेस्ट करना है इसको पेस्ट कीजिए। यस, सबको समझ आ गया? यस मैम। Thanks, madam. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक रैंकिंग। रैंकिंग डेटा जो है ये हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल डेटा क्यों है? बिकॉज वी आर असाइनिंग सम ऑर्डर टू आवर डेटा सेट। लाइक जो मैंने आपको परसों बताया था कि मेडल के केस में सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज रिलेटेड टू सम पोजीशंस। इसी तरह से अगर मैं रैंकिंग कराना चाहती हूँ कि मेरे पास 5, जैसे जनरली हम कहते हैं कि क्लास में हम पूछते हैं कि भाई 60 की क्लास है, इस 60 की क्लास में आपको अगर रैंक देना हो कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स निकाल के दीजिए, और फर्स्ट 10 में जो सबसे पहले आप उस लड़के को निकालिए जो आपका टॉप मोस्ट लड़का है या लड़की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे उससे लोएस्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लास्ट में 10th पोजीशन पे जो लीस्ट प्रेफर्ड पोजीशन है उस पे आप किसको रखोगे। हालांकि अभी भी वो लीस्ट नहीं है क्योंकि वो 10 किसमें से आउट ऑफ 60 है, ठीक है। तो ये आपका अगर इस तरह का डेटा हो, रैंकिंग डेटा हो, तो आप क्या करेंगे? पहले रैंकिंग समझ आ गया। आप रैंकिंग किस केस में कर सकते हैं? इसी तरह से आपने ये स्टूडेंट्स के अंदर से बेस्ट 5 निकालने हैं, बेस्ट 10 निकालने हैं। इसी तरह एक्ट्रेसेस में से निकाल सकते हैं। आप अपने शहर में देखना चाहें कि 5 बेस्ट प्लेसेस। अब हमारे दिल्ली शहर में तो बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, और हम ये कहें कि कहीं हमने जाना है, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि
चलो अब कल लास्ट डे है हमारा जैसे, और आप सारे जने कहें मैडम चलो आप पिकनिक पे चलते हैं, हालांकि कोरोना के डेज में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कहते हैं और हम यहीं बैठ के सोचते हैं कि अच्छा चलो पहले 5 ऐसी प्लेसेस निकालते हैं वेयर वी कैन विजिट, और उसके बाद हम पूछते हैं कि भाई सब रैंक करो कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, कौन सी प्लेस ऐसी है जिसपे सब आपके हिसाब से टॉप मोस्ट है इन 5 में से, कि इसके लिए तो मुझे पूछना ही नहीं है, मैं तो इस पे जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। तो उसको आप टॉप मोस्ट देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह का अगर डेटा कोई होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, अगेन इस तरह का डेटा कोई आता है आपके पास, तो मैं सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उसके अंदर कि हमारा मिसिंग डेटा तो नहीं है कोई, क्योंकि रैंकिंग के केस में अगर मिसिंग डेटा है तो आपका एनालिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि आप उस केस में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आंसर्स को, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले एक्सेल में जाकर हम देखते हैं कि हमारे सारे रिस्पॉन्सेज हैं या नहीं है। अगेन हम हर रो का सम निकालेंगे इस केस में, और एक्सेल में एक फैसिलिटी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे कि जो हमारे रैंक्स का, जैसे मैंने अगर 1 to 5 के रैंक्स लिए हैं कि टॉप मोस्ट मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, 1 जो है वो मेरी टॉप मोस्ट पोजीशन है, 5 मेरी लीस्ट पोजीशन है, तो इनका सम क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू, देख लीजिए करके 15 होगा, ठीक है। अगर मैं 1 to 4 लेती हूँ तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 + 1 10। तो इसी केस में आपने तीन तीन पोजीशंस निकालनी है, फर्स्ट 3 निकालनी है, तो आप कहोगे 1 + 2 + 3 यानी 6 होना चाहिए। तो ना तो 6 से ज़्यादा होगा ना 6 से कम होना चाहिए। 6 से ज़्यादा है तो मे बी देर इज ए क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर कोड इन समवेयर, ठीक है, जहां आपने गलती से कोई गलत कोड दे दिया। और अगर 15 से कम आता है तो उस केस में क्या है कि हमने कोई रैंक कहीं ना कहीं मिस कर दिया, ठीक है। तो हम उस केस में कैसे हैंडल करेंगे इनको, कि हम या तो वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो कहीं मेंशन नहीं हुई, या हम सम करके देखेंगे 15 में से उसे माइनस करेंगे, जो रैंक बचता है उसको हम दे देंगे। और ये आपने ध्यान रखना है कि रैंकिंग के केस में आप एक रैंक एक ही बार में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सबको 5 दे दिया, 5 जनों के लिए रैंकिंग करनी है, आपने सबको 5 दे दिया, इसका मतलब क्या है, आपके हिसाब से सारे ही लिस्ट उस पे हैं रैंक पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसी शीट को, अब मैं नई ओपन शीट करती हूँ। देखिए ये मैंने एक 5 फिल्म हीरोइंस ली हैं, दीपिका पादुकोण, करीना, कैटरीना, प्रियंका और कंगना, उनको मैंने वो दिए हैं, रैंक्स दिए हैं, ठीक है। रैंक्स दिए हैं कि 1 to 5 पे स्केल करो कि आपको नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द टॉप मोस्ट हीरोइन अकॉर्डिंग टू यू, देन कौन सी है, और लीस्ट प्रेफर आप, या किसको ऐसी है जिसको आपने कोई मतलब सबसे कम प्रेफर करते हो, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास है। इसमें अभी मिसिंग वैल्यू नहीं है कोई, इसको हम रहने देते हैं, हम दूसरी वाली को और फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, इनको उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके
एक्सेल की शीट खोलेंगे हम और यहाँ आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Thank you, तो ma'am. यहाँ आके हमने सम करना है, तो सम के लिए हम ऑटो सम ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। एंटर किया, वही ऊपर आके डबल क्लिक हमने किया तो हमारे पास सबका सम आ गया। अब हम इस वाले कॉलम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है। तो इसने कहा हाईलाइट सेल्स। अब ये रूल्स दे रखे हैं तो हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 15 लेना है। तो ग्रेटर देन मैं यहाँ कहूँगी 15 को लेट अस से वो रेड में ही टेक्स्ट कर दे। ओके कर दिया हमने। सेकंड फॉर्मेटिंग मैंने क्या करानी है, जिसमें लेस देन लेना है कि 15 से कम भी नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसको मैंने कलर दूसरा दे दिया सो दैट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड। लेट अस से यस येलो। ओके कर दिया। अब आप देखिए आपके डेटा में क्या है, जहाँ जहाँ 15 है वहाँ कुछ नहीं है, 10 यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक तो सिंपल तरीका क्या है, हम इनको ऐड करें। पहले तो हम सबसे पहले देखें कि कोई सा ऐसा रैंक है जो उसने नहीं मेंशन किया हुआ, तो नहीं किया हुआ तो भी 5 आएगा। और मैं 10 में से अगर मैं 10 में से इनको 15 में से 10 माइनस करती हूँ तब भी 5 आएगा। तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, 15 हो जाएगा। ये दिखा रहा है 12, तो 12 तो हमारा हो नहीं सकता। तो 12 क्यों दिखा रहा है, 5 + 4, हाँ 12 दिखा रहा है। अगेन 15 से कम है तो 15 - 12 3। और बाई चांस देखिए आपने 3 कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ है तो आप उसको 3 को मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ आ गया 16 आ गया, मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम कि हमने कोई गलत कोड दे दिया, इम्प्रॉपर कोड इज देयर। इम्प्रॉपर कोड हमने चेक किया इसको तो देखा जी ये यहाँ पे 6 आ रहा है। तो हमने देखा बाकी कोड तो हमने दे रखे हैं, 5 नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करके 5 कर सकते हैं। तो मतलब इन एनी केस दिस सम शुड बी 15। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो आपने आपके 4 हीरोइन होती, आप 4 ही स्केल लेके देखे कि इन चारों में से नंबर 1 तुम्हें कौन सी लगती है, 2 पे कौन सी लगती है, 3 पे कौन सी लगती है और लीस्ट कौन सी है, तो आप 4 देते तो उनका सम क्या आता, 1 2 तो मैं आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से इनको वो लेके चल रहे हैं, कितने उस पर आप इसको देख रहे हैं। तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जितनी आपने रेटिंग दी है उसके केस में ये 10 आ जाना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी मैं अपनी वही वाली प्रैक्टिस, हाँ मैडम ये youngsum, in your case you have taken data on percentage basis, 25%, 50%, 60%, 75% and 100%. तो you please make them as ranks। चाहे आप 10% से लें, 10 से लेकर 100 तक भी ले रही हैं तो वो आपके 10 रैंक्स हो जाएंगे। दैट परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू रैंक्स और उसके बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए। ओके मैम। ठीक है, तो ये अभी मैं बंद कर देती हूँ, मैं एक्सेल की शीट ही खोल रही हूँ। Ma'am, I just have to say that while I see the Excel sheet which you have just worked in, it is related to, ma'am, number one is missing code and wrongly Yes. coded. नहीं, मिसिंग कोड एज वेल एज रॉन्गली कोडेड बोथ। Yes, ma'am. हमारे डेटा में Wrongly दोनों coded ही हो and सकती missing है, code. हाँ हमारे डेटा में दोनों चीजें हो सकती है ना कि, और रैंक के केस में बिफोर एनालाइजिंग रैंक डेटा you must ensure that there is no missing value and no improper code because we can assign a single rank one time only। ठीक है, रिपीटिशन नहीं हो सकती है रैंक की कि मैं 2 जनों को टॉप मोस्ट देना चाहती हूँ, नहीं। यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने रिस्पोंडेंट के साथ कि यू हैव टू चूज ओनली
एट वन रैंक ओनली वन कैंडिडेट, True, ठीक ma'am. है। तो और इसीलिए वो ना तो ज्यादा आ सकता है ना कम आ सकता है। Thank you, ma'am. तो इस केस में मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम, ये तो पोजीशन की बात थी, बट जैसे हम लोग मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स तो सिमिलर हो सकते हैं 2-3 स्टूडेंट्स के, उस केस में कैसे करेंगे? नहीं तो आप उसमें फर्स्ट पोजीशन देखेंगी ना। फर्स्ट पोजीशन के लिए मान लो आपने फर्स्ट पोजीशन कैसे निकालेंगी आप? फर्स्ट पोजीशन तो दो बच्चे भी होल्ड कर सकते हैं ना क्लास में, अगर मार्क्स के बेस की बात करते हैं तो आप हाँ वहाँ मैम, रैंकिंग, तो वहाँ पे आप दो बच्चों, वहाँ तो दोगे आप दो बच्चों को, तो वहाँ तो अच्छा, आप मतलब उनका राइट रैंकिंग है। नहीं बची है। वहाँ रैंकिंग नहीं कर रहे हैं ना आप, वहाँ तो वो बच्चे जो मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं उसके बेस पे आप एनालिसिस कर रहे हो कि ये दो बच्चे जो हैं इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन। थैंक यू मैम। जो मार्क्स हैं वो मेरे खुद के एक्वायर करे हुए हैं, ठीक है। रैंकिंग हम दूसरा कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू मैम। ठीक है, तो इस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? रैंकिंग के केस में, रैंकिंग के केस में हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस। और रैंकिंग के केस में भी हम फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, सम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एनालाइज में जाएंगे, एनालिज में जाके फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे। आप फ्रीक्वेंसी सबकी देख सकते हैं। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, सिंपल फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है। देखिए पहले तो उसने ये बता दिया आपकी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। देखिए आप एनालिसिस शुरू करने से पहले भी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, और यदि मिसिंग वैल्यू यहाँ से भी आपको पता चल सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट आप इसका एक्सेल में ही जाके कीजिए, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से वो आपको बता देगा कि या तो आपका डेटा मिसिंग है या वहाँ पे कोई इम्प्रॉपर कोड है। ये इम्प्रॉपर कोड को नहीं बता रहा है, सिर्फ मिसिंग को बता रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए दीपिका पादुकोण के केस में, अब ये आपकी 1 2 3 4 5 6 टेबल्स आई हैं। इसी टेबल को जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो यहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। इसी टेबल को जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप डेटा को स्प्लिट कर लीजिए, कंपेयर ग्रुप्स कर दीजिए सिंपल, ठीक है। और Ma'am, this is called merging. नॉट मर्जिंग, इट इज ऑन ये स्प्लिटिंग। Okay, ma'am. नहीं, इस केस में नहीं चलेगा। इसमें एक्चुअली मेरे को हीरोइंस कुछ देना पड़ेगा ऐसे। एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस केस में, इसको हम नहीं कर रहे हैं अभी, ऑल केसेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ देखिए अब यहाँ पे आप इस परसेंटेज से देखिए कि आपको ये परसेंटेज बता रहा है कि कितने लोगों ने करीना को जो है सेकंड, एक तरह से ये नहीं करेगा,
एक मिनट हम दोबारा करते हैं इसको क्लियर करके। हम दोबारा इसको लेते हैं, इसमें हमने परसेंट फ्रिक्वेंसी निकाली, ओके किया। अरे ये तो इस केस में आप देखिए दीपिका पादुकोण को 1 कितने लोगों ने दिया है, 75% लोगों ने। 2 कितने ने दिया है, 16.7 ने। 5 कितनों ने दिया है, 8.3 ने। तो ये परसेंटेज के बेस पर भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, इसके केस में अगर हम देखें तो 1 और 2 लोगों ने ज़्यादा दिया हुआ है, 5 बहुत कम ने दिया हुआ है। तो या तो हम दीपिका पादुकोण को फर्स्ट केस में रखेंगे या सेकेंड में रखेंगे। लेट अस से कि इसके केस में फर्स्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हम 75% इसको मिला है, तो हम मानते हैं दीपिका पादुकोण जो है हमारी फर्स्ट नंबर पे है, मतलब मोस्ट प्रेफर्ड है अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट्स। सेकेंड नंबर पे आप देखिए, एक तो इसका आया है, करीना का आया है सेकेंड नंबर पे 37%, और कैटरीना का आया है सेकेंड नंबर पे 8% नहीं। प्रियंका का भी 37.5 है, इसका है 37.5, दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन इसमें प्रियंका के और सारे कम आ रहे हैं, और कैटरीना का यहाँ पे करीना का एक ज़्यादा रहा है, 13 वाला, 3 वाला। तो हम ये देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट कहाँ आ रही है, प्रियंका चोपड़ा की हाईएस्ट आ रही है सेकंड पे। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू, आपको याद है ना, फर्स्ट मीन्स टॉप मोस्ट। तो इस केस में जिसका परसेंटेज कम होगा वो हम मतलब 1 को मतलब जिन्होंने 1 को ज़्यादा दिया हम उसको ले रहे हैं। तो यहाँ सेकंड के केस में प्रियंका चोपड़ा को हम देंगे सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट नंबर पे दीपिका है, सेकंड पे आपकी प्रियंका है, थर्ड पे आपकी आ जाएगी फिर कैटरीना, क्योंकि इसको 41% मिला है, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे आपकी प्रियंका चोपड़ा आएगी, प्रियंका चोपड़ा। और फिफ्थ पे आपकी आ रही है कंगना, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लीस्ट में मिला, उसको सेकंड थर्ड तो मिले ही नहीं है, 1 1 2 लोगों ने दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज किसको किसका परसेंटेज ज़्यादा मिला है। तो जहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इनके केस में, प्रियंका के केस में कि इसको भी 37.5 मिला है सेकंड में, और करीना को भी 37.5 मिला है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों के केस में कोई और हाईएस्ट परसेंटेज आ रही थी, तो वो हमें करीना के केस में मिल गई कि उसको यहाँ पे 41.7 मिला हुआ है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस बेस पर हम एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड चीज हम इसमें देख सकते हैं मीन पे, इन पांचों को हम एक साथ लेंगे, इनका मीन ले लेंगे, ऑप्शंस में हम जाएंगे, हमें जस्ट मीन चाहिए इनका, और कंटिन्यू कर देते हैं हम, ओके करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ एक टेबल बन के आया है। अब जिसका सबसे कम मीन है, दैट मीन्स दैट लेडी इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन। और दीपिका पादुकोण का ऑन द बेसिस ऑफ मीन भी उसका सबसे कम परसेंटेज है। सेकंड नंबर पे देखिए प्रियंका चोपड़ा आ रही है, और थर्ड नंबर पे आ रही है करीना, फोर्थ नंबर पे आ रही है कैटरीना। देख रहे हैं आप, परसेंटेज में हमें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि क्योंकि 2 जने सेम परसेंटेज को शेयर कर रहे थे, लेकिन मीन ने हमारा क्लियर कट पिक्चर हमको दे दी कि लीस्ट पे कंगना रनौत आ रही है, दीपिका पादुकोण ही आ रही है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे प्रियंका चोपड़ा ही आ रही है, थर्ड पे करीना आ रही है, फोर्थ पे कैटरीना जा रही है। लेकिन इस चीज़ को और मीन के साथ साथ
यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे तो आपका एनालिसिस और अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, हम क्या कहते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, दैट मीन्स उनके यहाँ उसमें डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है। तो डेटा में वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से देखिए लोग कितना वेरिएट कर रहे हैं कि मतलब हालांकि वो नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रही है, लेकिन वेरिएशन कितना है कि उनको लोगों ने फर्स्ट भी दिया, सेकंड भी दिया और फिफ्थ भी दिया। क्या फिफ्थ वाले सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिफ्थ दिया तो है। तो इस यहाँ से और लेकिन जो इस मामले में सबसे सही है वो है करीना। उसका जो रिजल्ट आया है वो आपका काफी कुछ सही है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। तो हम कहेंगे ऑल दो दीपिका पादुकोण इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन, पर उनका जो वेरिएशन है वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें सम और ले सकते हैं। सम सिर्फ इतना बता देगा आपको कि एक एक्ट्रेस को कितने ज्यादा वो अकाउंट्स मिले हैं। सम का केस ये है, देखिए कि 24 हमारा वो था, लेकिन उस 24 में से 36 ये कैसे हो गया, क्योंकि कई एन 24 है, लेकिन कुछ लोग ऐसे और हैं 12 लोग जिन्होंने दीपिका पादुकोण को वन दिया है। तो इस बेस पे आपका ये परसेंटेज आ रहा है, क्योंकि मीन आपका क्या आएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड सम डिवाइडेड बाय एन इज द मीन। ठीक है, तो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि जो आपने रैंकिंग कराई थी मीन के बेस पे और परसेंटेज के बेस पे, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर हीरोइन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, उनकी रेटिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर आप मैं एक चीज और हाँ जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने ये बताया, मीन जिसका लोएस्ट है दैट इज द बेस्ट, बट स्टैंडर्ड डेविएशन उसका सबसे हाई आ रहा है और करीना का लोएस्ट आ रहा है। हाँ तो जी जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लोएस्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे बेस्ट? नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बेस्ट हम इसी को करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू प्रियंका ये जो दीपिका पादुकोण है दैट इज द फर्स्ट। लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ ये फर्स्ट जरूर है, लेकिन डेटा में वेरिएशन भी ज्यादा है, तो मे बी ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रही हैं, मतलब वेरिएशन होते भी इन्होंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ली है। इट इज ए मतलब कहते हैं ना मेरेकल है कि Indicate. उसके मिक्स से रिस्पॉन्सेज हैं, तब भी उनका वो नंबर 1 को होल्ड कर रही है। Okay, got it. ठीक है, तो इस तरह के इसमें मैं कुछ आपको बताने जा रही थी और यहाँ पे अगर आपका एक मिनट, मेरे इसके हिसाब से तो कुछ नहीं था। ये अंश को था। हाँ जी, तो इसके बेस पे हाँ आप ये कई बार ये होता है, जैसे कल मेरे से इन्होंने पूछा था कि एक वो इसका इस वाली वर्कशॉप का पार्ट नहीं है, आप इसके साथ साथ इसमें अगर आपने हायर उस पर जाना है तो आप ये मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और कर सकते हैं। उस केस में जैसे आपने बिहेवियरल एनालिसिस जो करते हैं एचआर के बंदे, वो बता सकते हैं कि जी जैसे इसमें क्या होता है आपकी 2x2 की टेबल बन जाती है, लेकिन बस मैं वो इसीलिए आपको शो नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा ये ग्राफ सही नहीं चल रहा था, अदरवाइज क्योंकि ये दिखा ही नहीं रहा, देखिए ये ग्राफ नहीं दिखा रहा, अदरवाइज मैं आपको वो भी क्लियर कर देती। तो इस तरह के जो ये एनालिसिस है ना स्केल्स में जाके मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस एक आपका एक रिप्रेजेंटेशन और अच्छा आ जाता। ये तो आप परसेंटेज और उसके बेस पे कर रहे हो, वहाँ एक टेबुलर फॉर्म आ जाता। मैं एक मिनट वर्ड में थोड़ा आपको बता के बना के दिखा देती हूँ। उसमें ना आपका इस तरह से कुछ आता कि आपकी इस तरह की कोई टेबल आ जाती और जैसे वैल्यूज है ना जो मीन की वैल्यूज हैं
उनके बेस पे मान लो ये पांचों हीरोइंस यहाँ पे आ जाती, तो जैसे कोई सेंटर में आ रहा है तो हम कहते हैं कि भाई इसके लिए लोग न्यूट्रल हैं। करीना, ये जो हमारा डेटा है ना वो इस तरह के एक्सेस पे आ जाता, तो हम उसको ये चार्ट बनाकर भी उसकी रिप्रेजेंटेशन दे देते तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। तो वो आपको लगता है कि हाँ भाई आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी है अपनी डेटा की। आप खुद करके करना चाहें तो इसी तरह की टेबल बना के आप इसमें जाके देखना और उसको करके देखना। तो अगेन वी हैव 10 मिनट्स। तो अब आपको, जैसे मैंने 5 हीरोइन ली है, आप 4 हीरो लेकर उसका थोड़ा सा 10 जनों का डेटा बना के देखिए, रैंक्स दीजिए उसे। 4 ले लीजिए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। बाकी रैंक डेटा पे हम यही कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करूँ। सॉरी। आप मेरे को एक एक करके अनम्यूट, सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो मैंने आज कोडिंग बताई आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की, कि एक्सेल शीट में कैसे है तो उसको कैसे क्रिएट करना है, और अगर आप खुद अपने आप हार्ड कॉपी में ले रहे हैं तो उसमें कैसे लेना है, वो आपको क्लियर हो गया है कि नहीं। क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो मैं रिसर्च पेपर में तो नहीं कह सकती, लेकिन पीएचडी के टाइम पे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। तो अब आप उसको एनालाइज कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? 1 बाय 1 प्लीज मुझे एक एक करके अनम्यूट बताइए कि कर लेंगे। यस मैम। ओके, हिमांशी मैम। Yes, ma'am, I would. We would be able to. ओके, अनुजा जी। मैम मैं एक बार आज करके कल आपको बताऊंगी। ओके, यंगसोंग, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यू गॉट द आंसर? Yes, ma'am. I'll try. नाउ यू हैव डेटा आल्सो of your PhD work. I don't know you are doing PhD or it is your post graduation project. No, ma'am. I'm just doing it on my own. Pardon please. I'm doing it on my own, ma'am, not PhD. Okay, you are doing your own, so you have data set also. Yes, Try to ma'am. do this on your data. Okay, Okay, ma'am. Alice. यस मैम। मैम कल एक बार देख लूंगी फिर आई लेट यू नो। हिमांशी मैम। अर्चना मैडम। They are present ना? NK नायर जी। रुपिंदर मैडम। मैम कैन यू गिव अ सैंपल क्वेश्चनर फॉर दिस? कैन यू शेयर? सैम्पल क्वेश्चनर तो अभी मैंने आपको बस दिखाई, ये भी अभी मेरे पास कोई एक किसी ने कुछ डिस्कस किया था, तो मैंने उसमें से कुछ कट शॉर्ट करके, जिससे कि उसको भी प्रॉब्लम ना हो कि मेरी क्वेश्चनर आप कहीं शेयर कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे अपना एक बना लिया था। तो बेसिकली अभी वी आर इन द स्टेज ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चनर्स, तो वो फेमिलियरिटी अभी आ रही है, तो उसके बेसिस पे हमें कैसे एसपीएसएस में करना है वो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो इफ यू हैव एनी सैंपल क्वेश्चनर मैं देख लूंगी, जो मेरे को अगर नेट पे से कोई मिल गई ना तो देन आई विल शेयर इट विद यू, क्योंकि ये वाली तो अभी शायद
उनका शायद हो सकता है रिसर्च वर्क भी चल रहा हो, तो मैंने लेकिन उसको इस तरह से यूज किया है कि उसको कोई हार्म नहीं होगा, सिर्फ आपको शो किया है, ठीक है। तो और उसमें भी मैंने उसकी एज इट इज नहीं ली है, देयर आर सो मेनी चेंजेस आई हैव डन। एंड ये जो ये हीरोइंस वाला डेटा है, इट इज डेवलप्ड बाय मी ओनली। So ma'am, if you could share a data sheet यस, आई कैन शेयर विद यू द डेटा शीट। ये दोनों that शीट्स मैं आपको भेज दूंगी। हाँ मैम फिर मल्टीपल प्रैक्टिस फाइल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एंड दिस रैंक शीट। हाँ मैम, then we'll be able to probably do it better. Okay, okay, no problem, no problem. I will share. Ma'am, I think multiple responses which I have done was correct. Okay, Right. So like that is what I've done. I've taken the sum and then I have just checked all of the data. So it was fine for me. okay. मैं आपके दोनों ये जो मेरी फाइल्स हैं, डिक्टो में ये रिस्पॉन्सेज वाली भी और रैंक डेटा वाली भी, आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। और आप इस पे भी प्रैक्टिस कीजिए, और इफ़ यू आर एबल टू डेवलप, यू कैन डेवलप इट ओन ऑल्सो। कुछ नहीं, जस्ट वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। और अगर सैम्पल फाइल्स में भी अगर आपको कोई मिल जाता है इस तरह का डेटा जहाँ रैंक डेटा हो, तो उसको आप लेके यूज़ कर सकते हैं। Ma'am, I have a question. यस, Ma'am, ranking data is not that tough, but if we all go by the process which you have shown diligently and correctly, but for that, we need to have a worksheet experience and practice, and that's yes, only the way where we can bring ourselves to the perfection. yes, I reckon, ma'am, if I follow the ones, steps or all those steps which you have shown to us, and yes, exactly the same process, I'm sure that it won't be a problem. And yes. even if I have a problem, the laureate is there in front of me. I don't have to worry. जी, Thank you, ma'am. चलिए, तो विद दिस वी विल फिनिश दिस क्लास, and tomorrow will be our last class. And I think till today whatever we discussed in the class, all of you have some understanding of that also. सीमा मैडम, खत्म करें?